नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जब एक बेटे ने अपने पिता का आखिरी खत पढ़ा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस खत में? आइए जानते हैं। दीपेश अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आया हुआ था। दरअसल दीपेश के पिता दीनदयाल जी वृद्ध आश्रम में रहा करते थे। बहुत समय पहले ही दीपेश उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ गया था। तब से वे इसी वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। यहाँ रहते रहते सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे, क्योंकि वे इस सच को अपना चुके थे कि उनके परिवार वाले अब उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते और अब जो भी है बस यही है। अब यह आश्रम ही उनका घर है और यहाँ पर रहने वाले लोग ही उनका परिवार हैं। दीनदयाल जी अपनी मृत्यु के समय तक वृद्ध आश्रम में ही रहे और जब से दीपेश अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर गया तब से दीपेश से बात करने की उन्होंने एक आध बार कोशिश की थी, लेकिन दीपेश के पास कभी समय ही नहीं होता था। तो धीरे धीरे दीनदयाल जी ने भी उसे फ़ोन करना बंद कर दिया था और आज काफ़ी समय बाद दीपेश के फ़ोन पर किसी की कॉल आई, जिसने उन्हें बताया कि दीपेश के पिता दीनदयाल जी की मृत्यु हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे को यानी कि दीपेश को वृद्धाश्रम में आना होगा। वृद्धाश्रम में आने के बाद दीपेश अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गया और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद दीपेश वापस वृद्धाश्रम पहुंचा, अपने पिता का बचा कुचा कुछ सामान देखने के लिए और उसे लेने के लिए। दरअसल मरने से पहले दीनदयाल जी ने अपने ही एक सहयोगी को बताया था कि यदि उनकी मृत्यु के उपरांत उनका बेटा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आता है तो उनकी एक अंतिम इच्छा है और वह अंतिम इच्छा उन्होंने एक पर्चे में लिखकर अपने बक्से में रखी हुई है। जब दीपेश अंतिम संस्कार करने के लिए आया था तब उस सहयोगी ने दीपेश को उसके पिता की अंतिम इच्छा और बक्से में रखे पर्चे के बारे में बताया, जिसे देखने के लिए दीपेश वापस वृद्धाश्रम लौटा था। वृद्धाश्रम में पहुंचकर दीपेश ने अपने पिता का बक्सा खोला, जिसमें कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थीं। उन पुरानी चीज़ों में दीपेश को अपने काम की कोई चीज़ नहीं लगी। दीपेश ने वह लेटर ढूंढना शुरू किया, जो कि बक्से के सबसे निचले तल पर एक पेपर के नीचे रखा हुआ था। दीपेश ने अपने पिता का वह आखिरी खत उठाया और वह उसे उठाकर पढ़ने लगा, यह जानने के लिए कि आखिर उसके पिता की अंतिम इच्छा क्या थी। दीपेश अपने पिता की अंतिम इच्छा जानने के लिए उस पत्र को जैसे ही पढ़ने लगता है, उसकी आंखों से वैसे ही झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह खुद पर काबू नहीं कर पाता। और क्योंकि वृद्ध आश्रम में उसकी पत्नी भी आई थी, तो उसकी पत्नी नीलिमा भी वही कमरे में खड़ी थी, जो कि अपने पति को रोते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ दीपेश, तुम रो क्यों रहे हो? मानती हूँ तुम्हारे पिता की मौत हुई है, लेकिन एक न एक दिन तो सबको जाना ही होता है। परेशान मत हो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है दीपेश। दीपेश अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, लेकिन वह अपने आंसुओं को जितना पोंछने की कोशिश करता उतने ही उसके आंसू और बहे जा रहे थे, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। निरंतर बहते हुए आंसुओं को देखकर
नीलिमा बोली, आखिर ऐसा क्या लिखा है तुम्हारे पापा ने जिसे पढ़कर तुम बस रोए जा रहे हो? मुझे भी दिखाओ। अब नीलिमा ने वह पत्र पढ़ा तो जैसे उसे भी कोई सांप सूंघ गया। वह कुछ नहीं बोली और बस बुत बनकर खड़ी रही। दीपेश वहीं बैठ गया और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगा। वह रोते रोते अपने पिता से माफी मांगने लगा। वह रोते रोते यह सब बातें कह रहा था। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। जाने क्यों मैंने कभी आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं आपके अलावा हर एक इंसान की बातों को महत्वपूर्ण समझता रहा, लेकिन आपकी बातों को मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, ना ही कभी आपको समय देने की कोशिश की। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज को खो दिया। पापा, आप मेरे लिए क्या थे यह मैं कभी नहीं समझ पाया, पर आज जब आप मेरे पास नहीं हैं तो मुझे आपकी बहुत कमी खल रही है। पापा, आप कहीं से भी वापस आ जाइए। दीपेश आंखों में आंसू लिए भारी गले से इतना सब कहे जा रहा था, जबकि ठीक से उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। नीलिमा अपने पति को संभालती हुई बोली, दीपेश, खुद को संभालो। अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता ना। तभी दीपेश गुस्से में नीलिमा को घूरता हुआ और खुद से उसे दूर धकेलता हुआ बोला, हाँ, अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं उन्हें कभी चाह कर भी नहीं देख सकता। लेकिन जब वह इस दुनिया में थे और जब वह मुझसे बातें करना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे, तब भी मैं उनसे मिल न सका। केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारी छोटी मोटी बातों के कारण तुमने मेरे पापा के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा नीलिमा। तुमने मेरे मन में मेरे पिता के प्रति इतना जहर घोल दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी अपने पापा को घर से बाहर निकालना पड़ा। और मेरे पापा, वह बस मुझसे बार बार कहते रहे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी कोई गलती नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उनकी कोई बात ना सुनकर तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर आज मेरे पापा मेरे लिए यह लेटर छोड़कर नहीं जाते तो मैं कभी भी सच जान ही नहीं पाता और हमेशा ही अपने पापा को बुरा समझता रहता। नीलिमा, मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। गुस्से में नीलिमा और दीपेश दोनों घर तो आ जाते हैं, लेकिन घर आते ही दीपेश नीलिमा को अपने घर से बाहर कर देता है। नीलिमा रोती रोती घर से चली जाती है और अगले ही दिन नीलिमा की माँ और उसका भाई नीलिमा को लेकर दीपेश के घर आते हैं। नीलिमा की माँ दीपेश पर चिल्लाते हुए कहती है, दीपेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? आखिर तुमने उसे समझ क्या रखा है? तुमने मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ? तभी दीपेश गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, क्या कर सकती हैं आप? बताइए, क्या कर सकती हैं आप? आपके जो बस में हो आप वह कर लीजिए, लेकिन अब मैं इस औरत को इस घर में नहीं रख सकता। आप जानती भी हैं कि इस बार आपकी इस प्यारी बेटी ने क्या किया है। नीलिमा की माँ दीपेश को गुस्से में देखकर थोड़ा शांत होती हुई बोली, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने जिसके लिए
तुम उसे घर से निकाल रहे हो। तब दीपेश ने अपनी सास से कहा, यह सब आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि उसने क्या किया है। नीलिमा नजरें झुकाए खड़ी रहती है। तब उसकी सास फिर से दीपेश की ओर देखने लगती है। तब दीपेश कहता है, यह तो नहीं बताएगी आपको कि इसने क्या किया है, पर मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी को शुरू से ही अकेले रहना पसंद था और इसे मेरे पापा का इस घर में रहना बहुत खलता था। आपकी बेटी मुझे अक्सर ही कहती रहती थी कि हम पापा को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन मुझे पापा को यूं वृद्धाश्रम में छोड़ना सही नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे इसने चाल चलना शुरू कर दिया ताकि यह मेरी नज़रों में मेरे पापा को बुरा बना सके। इसने छोटी मोटी अनेकों चाल चली, पर जब उनसे इसका कोई काम नहीं बना तो इसने पापा को तंग करना शुरू कर दिया। कभी यह खाने में नमक डाल देती तो कभी पापा के खाने में मिर्च का पूरा डब्बा उड़ेल देती। बस ऐसी ही चीज़ों से यह पापा को परेशान करती रहती। कभी उनका नहाने का पानी मैं गर्म करके रखता और खुद जाकर उसमें बर्फ डाल देती और मैं बेवकूफ़ इन सब बातों से अनजान बना रहा। मुझे तो यह सब कभी पता ही नहीं चल पाया। इतना सब होने के बाद भी मेरे पापा ने कभी भी मुझसे इसकी शिकायत तक नहीं की, केवल इसलिए कि मेरा परिवार न बिखर जाए। लेकिन फिर भी इसे ज़रा शर्म नहीं आई और उसने अपनी ऐसी ही घटिया हरकतों को जारी रखा। लेकिन मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि नीलिमा बहुत अच्छी है और मेरे बाद मेरे पापा का बहुत ख्याल रखती है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं ऑफिस से आया तो नीलिमा ने मुझसे कहा कि दीपेश, मैंने अलमारी में थोड़े पैसे रखे थे, लेकिन मुझे अब वह पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने नीलिमा से कहा कि शायद तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा और तुम बाजार में ही पैसे ज़्यादा खर्च कर आई होगी, या फिर तुमने ही पैसे कहीं गिरा दिए होंगे और अब तुम घर में आकर ढूंढ रही हो। अगर पैसे घर में रखे होते तो भला कहाँ जाते। तब नीलिमा ने मुझसे कहा, देखो दीपेश, घर में तुम्हारे, मेरे और पापा जी के अलावा और कोई नहीं है, तो पैसे भला कहाँ चले गए। मुझे यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैं नीलिमा पर चिल्ला बैठा कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो नीलिमा। तुम पापा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। पापा को भला क्या ज़रूरत है पैसे चुराने की। जो कुछ भी है सब उनका ही तो है। नीलिमा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद जब हमें एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था, तब नीलिमा ने मुझसे कहा कि उसकी अलमारी में ना ही तो उसके गहने हैं और ना ही वह 5 लाख रुपए हैं जो मैंने उसे 1-2 दिन पहले ही संभाल कर रखने को दिए थे। तब नीलिमा ने मुझे यह सब बताया तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने अपनी बरसों की जमा पूंजी, जो कि नई कार खरीदने के लिए जमा किए थे, कई वर्षों से जिन पैसों को मैं जोड़ रहा था, वह पैसे अचानक से गायब हो गए। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने नीलिमा से कहा, नीलिमा देखो, यहीं कहीं होंगे पैसे। और मैं और नीलिमा दोनों पूरे घर में पागलों की तरह पैसे ढूंढने लगे, लेकिन हमें पैसे कहीं नहीं मिले और ना ही नीलिमा के गहने मिले। तभी पापा बाहर बगीचे से घूमते हुए आए और नीलिमा पापा को देखते ही कहने लगी, दीपेश, आज तुम चाहे जो भी कहो, मैं चोर को पकड़कर ही रहूंगी। इतना कहते हुए नीलिमा बिना कुछ सोचे समझे पापा के कमरे में घुस गई
पापा कहते रहे कि यह सब तुम क्या कर रही हो बहू, और अचानक मेरे कमरे में सारा सामान इधर उधर क्यों कर रही हो। तभी नीलिमा बोली, चोर को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जिस चोर ने चोरी की है उसको सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। बात को बढ़ाते हुए नीलिमा ने सारा सामान इधर उधर किया और सारा सामान ढूंढने लगी। तभी पापा की अलमारी से नोटों की गड्डियां और नीलिमा के गहने नीचे गिर पड़े, जो कि पापा के कुर्ते के अंदर रखे हुए थे। यह सब देखकर मैं भी बौखला गया और मुझे भी लगा कि शायद नीलिमा सही कहती है, मैं ही उसे गलत समझ रहा हूँ। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने नीलिमा की बात को मानते हुए पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया। जब पापा वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैंने खुद उनके कपड़े पैक किए और उन्हें कहा कि या तो वह खुद कमरे से बाहर आ जाएं, वरना मुझे मजबूरी में उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालना होगा। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया और कुछ ही देर बाद पापा भी अपना बक्सा लेकर कमरे से बाहर आ गए। पापा की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थीं। शायद वह पूरी रात रोते रहे। पापा मुझे बस यही कह रहे थे कि मैं नहीं जानता बेटा, यह सब सामान मेरी अलमारी में कैसे आया। मुझे नहीं पता कि यह सब किसने किया है, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उनकी एक न सुनी और मैं उन्हें वृद्धाश्रम ले गया। पापा पूरे रास्ते मुझे बस यही कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, मुझे वृद्धाश्रम मत भेज, मैं घर के ही किसी कोने में पड़ा रहूंगा, मैं केवल तेरा चेहरा देखकर जी लूंगा। तू मुझे खुद से दूर मत कर, तेरी माँ के जाने के बाद तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है। तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। पापा मुझे बार बार कहते रहे, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और फिर पलटकर कभी नहीं देखा। और अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास वृद्धाश्रम के मैनेजर ने फ़ोन किया और बताया कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई है। जब मैं वृद्धाश्रम पहुंचा तो वृद्धाश्रम पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे पापा ज़मीन पर लेटे हुए थे और उनके सीने पर मेरी तस्वीर रखी हुई थी। दरअसल जिसने पापा को सबसे पहले सुबह उठकर देखा था, उसने बताया कि पापा रात से कुर्सी पर ऐसे ही बैठे थे, मेरी तस्वीर को सीने से लगाए हुए, और सुबह उठकर उसने जब जाकर देखा तब भी मेरे पापा इसी तरह बैठे हुए थे। पर उस लड़के ने जाकर जैसे ही पापा को थोड़ा सा हिलाया तो पापा नीचे गिर पड़े। उसने डॉक्टर को बुलाया और जांच कराई। तब पता चला कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मैं तो अपने पापा के लिए दुखी था ही, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे आपकी बेटी की सच्चाई का पता चला, और यह सच मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता अगर मेरे पापा के सहयोगी ने मुझे मेरे पापा के आखिरी खत के बारे में ना बताया होता। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक आखिरी खत छोड़ा है, और पापा की आखिरी इच्छा थी जो मेरे पापा ने उस खत में लिखी हुई थी, वह उनकी आखिरी इच्छा थी। उनकी इच्छा को मैंने पढ़ा। मैं जब वृद्धाश्रम पहुंचा तो मैंने वह बक्सा खोला जिसे लेकर पापा घर से आए थे, जिसमें पापा का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। वह बक्सा खोलने पर मुझे नीचे की ओर एक पर्चा मिला, और वही पर्चा मेरे पापा का वह आखिरी खत था जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था। आप जानना नहीं चाहेंगे सासू माँ कि उसमें मेरे पापा ने मेरे लिए आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ने के बाद मैं आपकी बेटी से इतनी नफरत करने लगा। दीपेश,
अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, जानती हैं सासू माँ, उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में मेरे पापा ने मुझे इन सारी बातों के बारे में बताया कि कैसे मेरे ऑफिस जाने के बाद नीलिमा उन्हें परेशान किया करती थी। खाना पीना, नहाना, यहाँ तक कि उनका इस घर में रहना भी नीलिमा ने कितना दुश्वार कर दिया था। और वह इतना सब कुछ झेल रहे थे केवल मेरी खातिर, और मैं बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझ पाया। उन्होंने अपने आखिरी खत में भी केवल अपनी बेगुनाही लिखी। उन्होंने लिखा था कि जिस दिन हम दोनों को पार्टी में जाना था, उस दिन तो वह शुरू से ही, यानी सुबह से ही घर के बाहर थे। और इसका कारण था कि नीलिमा ने पापा से कहा था कि पापा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, दीपेश को आने में अभी टाइम लगेगा, तो आप जाकर एक बार माँ को देख आइए। पापा ने मुझसे बात करने के लिए कहा था, लेकिन नीलिमा ने उनकी मुझसे कोई बात नहीं कराई और कहा कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तो पापा आपके घर गए थे। दीपेश की सास बोली, तुम किस दिन की बात कर रहे हो दीपेश? तब दीपेश ने अपनी सास को तारीख बताते हुए कहा, इस दिन की बात कर रहा हूँ सासू माँ। तब दीपेश की सास बोली, लेकिन मैं तो उस दिन घर पर थी ही नहीं, मैं तो शहर के बाहर गई हुई थी किसी जरूरी काम से। तब दीपेश अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए और हंसते हुए बोला, वही तो सासू माँ, जब आप अपने घर पर थी ही नहीं, तो आपकी लाडली बेटी ने पापा से झूठ क्यों कहा? और इसने मुझे बताया कि पापा बगीचे में टहलने गए हैं, बस आते ही होंगे। और पापा के आते ही यह उन पर भड़क पड़ी। और इतना बेवकूफ़ ही मैं था कि मैंने एक बार भी अपने पापा की बात नहीं सुनी। वे बेचारे मुझे अपनी सफाई देते रहे, लेकिन मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर इतना अंधा हो चुका था कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि भला नीलिमा को कैसे पता चला कि पापा ने अलमारी के किस हिस्से में और कहाँ गहने छुपाए हुए हैं, जो अलमारी खोलते ही नीलिमा को सबसे पहले खाने में ही गहने मिल गए। न मैंने इतना सोचा कि अगर पापा को गहने चुराने ही होते या पैसे चुराने होते, तो भला वह उन पैसों का चुरा कर करते भी क्या, क्योंकि उनका मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं। क्योंकि उस वक्त मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता, बस मेरा भी बुरा समय शुरू हो गया था, या कहो कि मेरे पापा का बुरा समय मेरी बेवकूफ़ी के कारण शुरू हुआ। मैंने अपने पिता की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उस लेटर में पापा ने इतना सब लिखने के बाद अपनी आखिरी इच्छा लिखी। और आप जानती हैं सासू माँ कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा यही लिखी कि मैं आपकी बेटी को इस घर में रखूं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहूं। वे केवल मुझसे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। उन्होंने आपकी बेटी को गुनहगार साबित नहीं किया, उन्होंने तो केवल खुद को बेगुनाह साबित किया। और मेरे प्रति उनका कितना प्यार था, जिसे मैं कभी देख ही नहीं पाया। जब से मेरी माँ की मौत हुई, तब से उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मैंने अपने पिता को उनके अंतिम समय में भी एक जिल्लत भरी जिंदगी दी। अगर मैंने अपने पापा का साथ ना छोड़ा होता, तो शायद आज भी मेरे पापा मेरे सामने जिंदा होते। शायद मैं अपने पापा को देख पाता, उनसे अपनी हर बात कह पाता, मैं अपने पापा पर भरोसा करता। काश मैं एक बार उनकी बात सुन लेता। दीनदयाल जी का आखिरी खत सुनकर दीपेश की सास की भी आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे अपनी बेटी को 3-4 तमाचे जड़ दिए और उसे थप्पड़ मारती हुई बोली, तेरे जैसी बेटी से अच्छी तो मेरी कोई बेटी ही ना होती।
मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। फिर यह सब करतूत तूने कहाँ से सीखी? तूने एक बार नहीं सोचा कि जैसा तू अपने ससुर के साथ कर रही है वैसा यदि तेरी माँ के साथ होगा तो तुझे कैसा लगेगा? दीपेश की सास ने अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा और यहाँ तक कि उसे बहुत बातों से जलील किया। लेकिन जाते जाते दीपेश की सास ने रुक कर दोबारा दीपेश से कहा, दीपेश बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है और मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं कहूँगी कि तुम तुरंत मेरी बेटी को माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारे वही पापा जिन्हें तुम इतना प्यार करते थे, जिन्हें एक गलतफहमी के कारण तुमने खुद से दूर कर दिया, अगर तुम सच में अपने पापा की इज्जत करते हो तो तुम्हें उनके फैसले की भी इज्जत करनी चाहिए। और अभी तुमने ही बताया कि तुम्हारे पापा का आखिरी फैसला या उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। अभी तुमने ही कहा कि तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो। मैं मानती हूँ दीपेश, यह सब भूलना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम नीलिमा को अपने घर से निकाल कर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। उनके जीते जी तुमने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया और उन्हें जीते जी तुमने बहुत तड़पाया, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपने पिता की मौत के बाद कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति दो। जो वह चाहते थे कम से कम उनकी मौत के बाद तो तुम वही कर सकते हो। अपनी सास की बात समझते हुए दीपेश ने अपनी पत्नी नीलिमा को घर में रख तो लिया, पर वह उसकी गलती के लिए उसे माफ नहीं कर पा रहा था। पर उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा मानते हुए नीलिमा को घर में रहने दिया। और अब नीलिमा अपने पति का अपने प्रति व्यवहार देखकर रात खुद को कोसती रहती है। उसने आखिर क्यों अपने बसे बसाए परिवार को उजाड़ लिया? अब वह सोचती है कि उसने अपने ससुर के साथ आखिर इतना गलत क्यों किया? आखिर क्या गलती थी उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों के कारण इतना दुख सहा? अब नीलिमा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन दीपेश उसकी गलतियों को माफ नहीं कर पाया। पर नीलिमा को उम्मीद है शायद एक दिन दीपेश उसे माफ कर देगा, क्योंकि अब नीलिमा अपने ससुर जैसे वृद्ध व्यक्तियों की मदद करने में सबसे आगे रहती है, लेकिन दीपेश उससे खिंचा खिंचा सा रहता है। शायद नीलिमा अपने किए कर्मों की सजा भुगत रही है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।